17वीं लोकसभा चुनाव 16 जून 2024 को समाप्त होना चाहिए, इसीलिए होना है। इसीलिए चुनाव आयोग के द्वारा 18वीं लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया। 18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में कराई जा रही है। अब तो हो गया संपन्न, तथा मत को गणना यानी मत की जो गिनती हुई वो 4 जून 2024 को होगा, लेकिन अब तो हो गया है, ठीक है। तथा 18वीं लोकसभा चुनाव का कार्यकाल 2024 से 2000 कितना तक रहेगा, 29 तक रहेगा। 2000 कितना तक रहेगा, 29 तक रहेगा। तो कहने का मतलब है 17वीं लोकसभा चुनाव जो 2019 से चल रहा था, वो 17वीं लोकसभा चुनाव का कार्यकाल 16 जून को क्या हो गया, समाप्त हो जाएगा। 16 जून को समाप्त हो जाएगा। तो हमारा संविधान ये कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले लोकसभा का चुनाव करवा लिया जाए, हमारा संविधान ये कहता है। तो इसी के आधार पर 16 जून 2024 को ख़त्म होगा, ठीक है, ये 17वीं लोकसभा जो चल रहा था कार्यकाल। और इसी लेकर के 18वीं लोकसभा चुनाव का जो कार्यक्रम था वो घोषित कर दिया गया चुनाव आयोग को, कि चुनाव आयोग के द्वारा कि 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में ये चुनाव होगा। तो सवाल उठा करके कई बार एकदम सिंपल पूछा गया हुआ है लोकसभा चुनाव से, क्या कि 18वीं लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो याद रखेंगे 7 चरणों में पूछा जाएगा। अभी हाल ही में 2024 में कौन सा लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, इतना बात याद रखिएगा। और 4 जून को क्या हुआ, मतगणना हो गया, आप देखें। और इस मतगणना में आप देखें कि फिर से एनडीए की सरकार बनकर के आई है। एनडीए की सरकार, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। ये बीजेपी और उसके जो घटक दल हैं उसके द्वारा ये एनडीए एक गठबंधन है, जबकि इसके विरोध में खड़ा था इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन बहुमत जो प्राप्त हुआ किसको प्राप्त हुआ है, एनडीए का। इसीलिए करके आज आपको पता है 9 जून को नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण ले रहे हैं। तो ये भी डेट खास हो जाता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी कार्यकाल के लिए किस तारीख को शपथ ग्रहण किए थे। तो याद रखिएगा 9 जून को, 9 जून 2024 को तीसरी कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं। और ये एक ऐतिहासिक पल है, 60 वर्षों के बाद को ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो लगातार 3 बार जो है सो प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। अभी तक केवल और केवल जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लगातार 3 बार शपथ ग्रहण किए और सबसे लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है। लेकिन अब उनके बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जो तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आई, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इसके साथ साथ, इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों के भी विधानसभा चुनाव हुआ साथ में ही। तो कई बार पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के साथ साथ किन राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव हुआ, या बोल देगा किन राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ। तो याद रखिएगा लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, ठीक है। क्योंकि उस समय लिखा गया था करंट अफेयर, तो उसमें लिखा हुआ था कि चुनाव होगी, लेकिन अभी तो संपन्न हो चुका है। तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी का बहुमत आया है, टीडीपी पार्टी को, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। ओडिशा में बीजेपी बहुमत में आ चुकी है, ये भी आपको पता है। तो इस तरह से लगभग बीजेपी और बीजेपी की गठबंधन एनडीए
एनडीए कुल 22 राज्यों में अपनी सरकार बनाई हुई है। कुल 22 राज्यों में एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बनाई हुई है। तो याद रखेंगे कौन कौन राज्य में, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो हो सकता है ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ कितने राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ। क्या बोलेंगे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अगला है, अब बात आई चुनाव से, तो याद रखेंगे कि चुनाव जो संपन्न करवाता है वो कौन करवाता है, चुनाव आयोग। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। मुख्य निर्वाचन आयोग पूछेगा कि अध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार। चलिए, अब चुनाव आयोग का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है या तो 65 वर्ष की आयु होती है, चाहे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इसका मतलब समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ, कोई मान लीजिए कि 62 वर्ष की उम्र में चुनाव आयुक्त बनता है। ठीक है, अब बताइए 6 वर्ष रहेगा तो कितना वर्ष इसका उम्र हो जाएगा, 68 वर्ष हो जाएगा। ये तब ये 6 वर्ष तक नहीं रहेगा, मात्र 65 पूरना चाहिए। तो 62 वर्ष में बना है तो मात्र ये 3 वर्ष रहेगा तो कितना हो जाएगा, 65। तो 3 वर्ष रहेगा, हट जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई 56 वर्ष में बना है तब ये 6 वर्ष रहेगा, देखिए 62 पूरता है, तब ये रहेगा 6 वर्ष। मतलब चाहे तो 6 वर्ष होगा या तो अगर 65 वर्ष पहले पूर रहा है तो जितना वर्ष में, जितनी उम्र में उसका 65 वर्ष पूरेगा उतना ही वर्ष में वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझ में आई बात है कि नहीं आई। निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त का वर्णन किस भाग में है, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का गठन का वर्णन किया गया है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग के गठन का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद कितना में, भाग बोलेगा तो 15, अनुच्छेद बोलेगा तो 324। ठीक है, हाँ, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। अब पूछा जाएगा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ, 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। और ये निर्वाचन आयोग एक अस्थाई और संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है, अस्थाई और संवैधानिक निकाय। इसका मतलब ये हुआ कि निर्वाचन आयोग कभी समाप्त नहीं हो सकता है और इसका वर्णन संविधान में भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में किया गया है, इसीलिए करके ये संवैधानिक निकाय है। समझदारी में समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए, बोलबे नहीं करते हैं आप लोग, दीवाल के पढ़ा रहे हैं क्या हो। चलिए, लोकसभा का गठन का अगर पूछा जाए वर्णन, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हुआ है अभी, तो लोकसभा के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 81। और पूछा जाएगा पहली लोकसभा का गठन कब हुआ, तो 1952 में। ठीक है, लोकसभा का प्रथम कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1952 से 57, 1952 से 57। ठीक है, और पूछा जाएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बोलेंगे, जीबी मावलांकर। कौन थे, जीबी मावलांकर। प्रथम अध्यक्ष पूछल जाएगा तो क्या बोलेंगे, प्रथम अध्यक्ष लोकसभा के जीबी मावलांकर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और देखिए, आप 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुआ था, इसीलिए करके मतदाता दिवस जो मनाते हैं, मतदाता दिवस जो मनाते हैं हम लोग 25 जनवरी को ही मनाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है साहब, कोई डाउट। यहाँ पर जो आप फोटो को देख रहे हैं यही है राजीव कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति को 8 मार्च 2024 को राज्यसभा के लिए मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ठीक है, और इन्हें सुधा मूर्ति को 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा साहब, इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन बनी है, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है पता है आपको, ऋषि सुनक की सास है, ऋषि सुनक की सास है। ऋषि सुनक कौन है, ब्रिटेन के पीएम कौन है, ऋषि
सुनक, इस बात को याद रखिएगा। और ये भारतीय मूल की हैं, कौन है? ये भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, याद रखिएगा। और ये भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन में जाकर के प्रधानमंत्री बने हैं। तो कई बार सवाल पूछल गया था, पहले अंग्रेज हम लोग पर राज करता था, अब देखिए वो भारतीय ब्रिटेन में जाकर के राज कर रहा है। तो इन्हीं की सास है कौन? सुधा मूर्ति, ठीक है। तो इन्हें जो है सो अभी राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है। समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है? आपको पता है कि राज्यसभा का जो गठन होता है अनुच्छेद कितना के तहत? 80 के तहत, 80 के तहत होता है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 80 के 3 के तहत 12 लोगों को, 12 व्यक्ति को जो शिक्षा, साहित्य, सिनेमा या अन्य क्षेत्रों में अगर ख्याति प्राप्त किया हुआ है तो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कई बार पूछा जाएगा राज्यसभा में कितने लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? 12 लोगों का। और ये मनोनयन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 80 के 3 के तहत होता है। समझ में आई बात है कि नहीं है? और राज्यसभा के गठन का उल्लेख पूछेगा तो 80 में, लोकसभा के गठन का वर्णन पूछेगा तो 81 में, ठीक है। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्ष पुराना रिश्वत लेकर सदन में भाषण या वोट देने के निर्णय को पलट दिया तथा इस मामले को आपराधिक श्रेणी में रखा गया। 4 मार्च 2024 को DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पीठ ने फैसला दिया। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्ष पुराना रिश्वत लेकर सदन में भाषण या वोट देने के निर्णय को पलट दिया तथा इस मामले को किस में रखा? आपराधिक श्रेणी में रखा। अब समझिएगा बात क्या है। बात यह है कि जब सदन में जाता है कोई भी विपक्षी पार्टी या विपक्षी, मान लीजिए सांसद, या मान लीजिए कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के सांसद, ठीक है। तो होता क्या है कई बार ऐसा कि मान लीजिए कि हम सांसद नहीं हैं, ठीक है, तो हम तो अपनी आवाज़ सांसद में जाके नहीं उठा सकते हैं। और मान लीजिए कि ये सांसद बन गई है तो ये लोकसभा में जाएगी तो अपनी आवाज़ सरकार के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, जिस मंत्रालय से संबंधित मंत्री होता है उस मंत्री के सामने हम अपनी आवाज़ तो रख सकते हैं, जो सांसद हैं, अपनी सवाल तो पूछ सकते हैं। तो मान लीजिए हम सांसद नहीं हैं और हम सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे मुद्दा पे सवाल पूछना चाह रहे हैं ताकि सरकार का पूरी तरह से पूरी दुनिया में क्या हो जाए? अपमान हो जाए। सरकार के खिलाफ लोगों को लाना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे? इसको रिश्वत दे देंगे। हम अपनी आवाज़ तो संसद में नहीं रख सकते हैं, हमारा जो सवाल है वो तुम जाकर के सरकार से पूछना, इसको रिश्वत दे दिए। तुम जितना घूस लेना है ले लो, लेकिन हमारा जो सवाल है, क्योंकि हम सांसद तो है नहीं, तो आप क्या करिए, हमारे सवाल को आप पहुंचा के सरकार से पूछिए। समझ में आई बात है कि नहीं आई? इस तरह का फैसला था। तो इसमें हुआ क्या था 25 वर्ष पुराना, कि ऐसा था कि अगर ऐसा यह सांसद कर भी रही है तो इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अभी आपको पता है कि TMC की एक सांसद थी महुआ मोइत्रा, उन पर अभी आरोप लगा था कि वो अभी जो है रिश्वत लेकर के तब संसद में जाकर के ऐसा सवाल पूछी जिससे संसद का अपमान हुआ, ठीक है। तो इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर कोई रिश्वत लेकर के अगर सरकार से सवाल पूछता है या भाषण देने की बात करता है या वोट देने का निर्णय लेता है तो रिश्वत लेने के बाद उसे आपराधिक श्रेणी में रखा जाएगा और उसकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाएगी। समझ में आई बात है कि नहीं आई? और ये जो फैसला दिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पीठ ने सुनाया। समझ में आई बात कि नहीं आई? यही फैसला था। चलिए, क्योंकि संसद में ऐसा होता है, ठीक है, कि अपनी बात नहीं कह करके आपका सवाल पूछना तो पैसा दो तब सवाल पूछेंगे, इस तरह की भी बात होती है। हिंद महासागर में भारत की नौसेना संचालन क्षमता एवं सैन्य शक्ति में वृद्धि के उद्देश्य से लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर नया नौसैनिक अड्डा
यानी नेवल बेस INS जटायु स्थापित किया गया। काफ़ी VVI हो गया साहब। आपको पता है जब से मालदीव अपने यहाँ इंडिया आउट का नारा दिया, तब से भारत सरकार लक्षद्वीप के प्रति थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हो गया। और क्योंकि लक्षद्वीप चीन के तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए करके, क्योंकि चीन को ये लगता है कि मालदीव में अगर हम चल जाएंगे तो भारत को घेरने में हमको आसानी होगा। क्यों? क्योंकि इधर तो म्यांमार से तो चीन बढ़िया दोस्ती बने हैं, वहाँ पर कई द्वीप लिए हुए हैं, आपको पता है, कोको द्वीप, प्रिपरेस द्वीप, ये सब लिया हुआ उससे। श्रीलंका से लिया हुआ है, उधर मालदीव से लिया हुआ है। अब बताइए, इधर हो गया मान लीजिए म्यांमार, यहाँ हो गया श्रीलंका, यहाँ हो गया मान लीजिए मालदीव। अब बताइए और इधर हो गया पाकिस्तान। बताइए भारत को चारों तरफ से घेर लिया कि नहीं घेर लिया? चीन घेर लिया ना, था कुछ देगा ऐसे में, है कि नहीं? इसीलिए करके भारत ऐसे कैसे था कुछ देगा? भारत सरकार इतना बेवकूफ़ थोड़े है। भारत सरकार भी यहाँ पर अपना जो मालदीव है, यहाँ पर ये मालदीव कहते हैं, यहाँ तो मालदीव है, यहाँ पर जो लक्षद्वीप है, इसमें अपनी सैन्य शक्ति जो है सो बढ़ाना शुरू कर दिया। समझ में आई बात है कि नहीं आई? और इसी को लेकर के वो अपना नया नौसैनिक अड्डा, एक नया नौसैनिक अड्डा तैयार किया। पहले एक ही वो नौसैनिक अड्डा था, एक नया नौसैनिक अड्डा तैयार किया जिसका नाम है INS जटायु। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो पूछा जाएगा अभी हाल, क्योंकि सैन्य सामरिक दृष्टिकोण से सेनाओं के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए करके सवाल पूछने की संभावना बनती है कि कहाँ पर स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, जो मालदीव एवं चीन की गतिविधियों पर क्या करेगा? नज़र रखेगा। वहाँ से बताए ना भी कि मालदीव और चीन कने फुसुर फुसुर कर रहा है, वो सब देखना है अपना, और क्या करना वो चाह रहा है। ठीक है, इससे पूर्व लक्षद्वीप के कवरती द्वीप पर नौसैनिक अड्डा INS द्वीप रक्षक पहले से स्थापित था। अभी INS जटायु स्थापित हुआ, इससे पहले एगो बताए थे ना कि पहले स्थापित था, उसका नाम था INS द्वीप रक्षक। क्या नाम था? INS द्वीप रक्षक। समझ में आई बात है कि नहीं? अब देखिए, मालदीव को घेरने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मालदीव के राष्ट्रपति का क्या नाम है? मोहम्मद मुइज्जू। नहीं, अभी जो है सो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब बना है, तब जाकर के वो बधाई दिया है। समझ में आई बात है कि नहीं है? बधाई दिया है। उसको लगा क्या कि इस बार नरेंद्र मोदी खत्मे है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए करके सोचा एक साल पहले से वो इंडिया आउट कर रहा था। देख लिए फिर आ गया पगलहवा, सुधरने नहीं देगा। चलो ठीक है, बधाई दे देते हैं। और बोला कि बधाई देवे किया, और बोला कि नरेंद्र मोदी के सरकार में हम आशा करते हैं कि मालदीव और भारत का रिश्ता काफ़ी मजबूत होगा। रे बकलोलबा, घून तो तुम अपने लगाया था रिश्ता में, अपने ने बोला इंडिया आउट। कौन बोला इंडिया आउट? वही ने बोला। हाँ, इंडिया आउट चीन इन, बुझा जाएगा। चलिए, देश की पहली नदी प्रवाह के नीचे, काफ़ी VVI हो गया साहब। देश के पहली नदी प्रवाह जहाँ रहेगा पहला, आपको पता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जहाँ रहेगा पहला से पहले रहे महिला, वो महा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देश की पहली नदी प्रवाह के नीचे सुरंग में चलने वाली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में शुरू की गई है। ठीक है, और यह ट्रेन हावड़ा एवं एस्प्लेनेड के बीच दूरी कम करने के लिए हुगली नदी के तल से 13 मीटर अंदर 2 सुरंग बनाया गया है, जिसका व्यास 5.55 मीटर है। 5.55 याद रखिएगा, 5.55 मीटर, और लंबाई 520 मीटर है। यह जर्मनी के सहयोग से निर्मित किया गया है। तो पहली बात ये याद रखना है कि भारत में पहली, मतलब गंगा नदी बहती है ना, तो गंगा नदी का जो तलहट है पानी के अंदर, ओकरा अंदर से ट्रेन निकाल दिया, मेट्रो ट्रेन। समझ में आई बात है कि नहीं है? ऊपर में आप गंगा नहाइएगा, नीचे में मेट्रो ट्रेन चलेगा पानी के अंदर। समझ में आई बात है कि नहीं आई? इस तरह से भारत का यह पहला योजना है कि नदी के अंदर से हम लोग क्या निकाल दिए? मेट्रो ट्रेन निकाल दिए। और किस देश के सहयोग से? ये जर्मनी के सहयोग से हम लोग इसको तैयार किए हैं। इस बात को याद रखिएगा। 2 सुरंग है इसमें, एक जो है सो अप और एक डाउन होगा इसके लिए। चलिए, अब
किस नदी में पूछा जाएगा? तो हुगली नदी में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा साहब, पहला मेट्रो भी चला जो था वो कोलकाता में ही चला था। गड़बड़ है, 8 सर होता, 1984, सही कर लीजिएगा, 1984 में हुआ था। और दमदम से टॉलीगंज के बीच, दमदम से टॉलीगंज के बीच, दमदम से टॉलीगंज के बीच, ठीक है। अगला है दिल्ली मेट्रो जो चला था 30 हजारी से शहादरा के बीच, कब चला था? 2002 में। बेंगलुरु मेट्रो जो चला था 2011 में। मुंबई मेट्रो चला 2014 में। पूछा जाएगा पहला मोनो ट्रेन कहाँ चला? मुंबई में ही, मोनो ट्रेन मुंबई में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, नागरिकता संशोधन। आपको पता है कि दिसंबर 2019 में नागरिकता से संबंधित एक कानून एनडीए सरकार के द्वारा लाया गया था, मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था। अब ये नागरिकता संशोधन कानून क्या था समझिएगा। पहले एक बार हम लोग बोल देते हैं, फिर जाकर के अब क्या था इसको देखेंगे। दिसंबर 2019 में संसद से पारित एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को गृह मंत्रालय के द्वारा 11 मार्च 2024 को प्रभावी कर दिया गया। इस डेट को याद रखिएगा, 11 मार्च और 2024 को, यानी महिला दिवस के 3 दिन बाद, ठीक है। और इस संशोधन के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 को क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। तो संशोधन किस में हुआ? नागरिकता अधिनियम जो 1955 था उसको संशोधित किया गया। संशोधित किया गया, क्या किया गया समझिएगा। जैसे देखिए, भारत के पड़ोसी 3 देश, अब ये क्या कानून था सुन लीजिए, कि अब वो आया है, अभी तक उसको नागरिकता नहीं मिला है। जब नागरिकता नहीं मिला तो बेचारा क्या करेगा बताइए? हिंदू जो भाग गया उसको कहीं जगह ही नहीं है, बौद्ध को कहीं जगह नहीं है। इसीलिए करके बोला गया 2019 में कि नागरिकता कानून जो था 1955 में उसको संशोधित किया जाए और 31 दिसंबर 2014 तक जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से गैर मुस्लिम शरणार्थी, गैर मुस्लिम का मतलब हुआ जो मुसलमान नहीं हो, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और यहूदी को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो इसी लेकर के दिया गया। इसी लेकर के आप देखिएगा कि मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है, CAA का। वो कह रहा है कि अगर आप इस सारे धर्म को अगर आप दिए हैं नागरिकता, इस सारे धर्म को, तो आप इसमें मुस्लिम समुदाय को भी जोड़िए। देखिए कितना बकलोल है। अगर ये भारतीय मुसलमान सच में देशभक्त होता, जो देशभक्त है, जो भारत की अहमियत समझता, वो ऐसा नहीं बोलेगा। कुछ मुसलमान जो पाकिस्तान वगैरह के फेरा में आकर के इसका विरोध कर रहा है। अब एगो बात बताइए, उसको समझना चाहिए, भारत में आबादी 140 करोड़ और हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी के लिए कहीं दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां संरक्षण मिले, केवल और केवल भारत है। जबकि मुसलमानों के लिए 57 कंट्री है। उसको समझना चाहिए, अगर इसमें मुस्लिम समुदाय जोड़ दिया जाए तब तो पूरा पाकिस्तानी भाग के आ जाएगा जानबूझ के, ले हम प्रताड़ित हो रहे, जानबूझ के करेगा, सरकार का उसमें योगदान रहेगा, भागता हूं सब, चलो हम भारत, और पूरा पाकिस्तानी आकर के बस जाएगा यहाँ पे, पूरा बांग्लादेश से आकर के बस जाएगा और उसकी आबादी अधिक हो जाएगी। पता चलेगा कि जो भारत को विलय कर लिया पाकिस्तान में, ओकरा बुझना चाहिए। और जो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान लिखता है उसको कौन प्रताड़ित करेगा, ये पहले बताइए? कोई प्रताड़ित करेगा? तो ये गलत उसका मांग है। CAA का जो भी विरोध कर रहा है समझिएगा वो महामूर्ख मुसलमान है, तभी जाकर के वो विरोध कर रहा है, अन्यथा विरोध नहीं करना चाहिए उसको। उसको समझना चाहिए पूरा पाकिस्तान मुसलमान है, पूरा बांग्लादेश, पूरा अफगानिस्तान मुसलमान है, और उसको जोड़ दिया जाएगा तो तीनों देश आकर के बस जाएगा। पता चलेगा वो कहेगा हमर देश है, तू कहेगा हमर देश है, भारत खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात है कि नहीं? बुझिए ना ये बात। चलिए अब देखिएगा, और ऐसा नहीं है कि उसमें भी बहुत 10-20 लाख लोगों को नागरिकता दिया गया, ऐसा नहीं है। अब देखिए ये कानून पारित कब हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ।
अभी तक लागू नहीं हुआ। इसमें कुल शरणार्थी कितना आया है? 31,313। 31,31,3 क्या याद रखेंगे? 31,31,3 इतना टोटल शरणार्थी है जो यहाँ आया था, ठीक है। और हिंदू इसमें था 25,447। देखिए सर्वाधिक आबादी हिंदुओं का है। हिंदू कहाँ जाता बताइए, वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा था। तो सिख जो था 5807, ईसाई जो था 55 गो, बौद्ध जो था 2 और पारसी 2। इतने लोगों को कुल नागरिकता दिया गया। समझ में आई बातें कि नहीं है? केवल 31,000 मान लीजिए 313, जिसमें 25,457 यानी लगभग देखिए तो 25,500 केवल और केवल इसमें हिंदू है। तो हिंदू कहाँ जाता बताइए? 57 को मुस्लिम कंट्री है। इसका विरोध गलत है, नहीं करना चाहिए। सर अगला है साहब, स्टेट्स ऑफ लियोपोर्ड्स इन इंडिया 2022 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या में 7.95% की वृद्धि हुई। तेंदुआ की संख्या में 7.95% की वृद्धि हो गई है। भारत में कुल तेंदुओं की संख्या कितना हो गया? 13,874 हो गया है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुआ कहां पर है? एमपी में 3900 कितना है? 7 तेंदुआ केवल मध्य प्रदेश में है। अगर बाघ की भी संख्या सबसे अधिक पूछा जाए एमपी में है, इसीलिए करके हम लोग एमपी को टाइगर स्टेट्स कहते हैं। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। चलिए सर्वाधिक कहाँ है? एमपी में 3907। दूसरा स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र 1985। बिहार में अगर पूछल जाएगा कितना है तो 98। अगर 2018 में पूछल जाएगा भारत में कुल कितना तेंदुआ था तो 12,852, जो बढ़ करके हो गया 13,874। चलिए साहब इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला है, मार्च 2024 में डीआरडीओ के द्वारा मिर्भ MIRV मिर्भ यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी युक्त अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण जो है सो किस मिशन के तहत किया गया? मिशन दिव्यास्त्र के नाम से किया गया। और यह जो परीक्षण हुआ उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ। पहले APJ अब्दुल कलाम द्वीप का जो नाम था व्हीलर द्वीप। क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। तो पूछल जाएगा व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। और यह द्वीप पूछल जाएगा कहाँ है तो क्या बोलेंगे हम लोग? कहाँ है ये? उड़ीसा में है। और यहाँ से अभी अग्नि 5 का उन्नत किस्म के रूप में एक सफल परीक्षण मिशन दिव्य शास्त्र के द्वारा किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साहब, यही है दिव्य शास्त्र, ठीक है। MIRV एक ऐसी युक्ति है जिससे एक स्थान पर कई न्यूक्लियर वेपन अलग अलग जगहों पर टारगेट पर हमला कर सकता है। और यह तकनीकी केवल USA, रूस, चीन और ब्रिटेन तथा फ्रांस के पास ही है। मतलब कि जैसे कि मिसाइल जब सेट करते हैं तो एक दिशा में होता है तो एक ही दिशा में मार करता है ना। लेकिन ये ऐसा वेपन है, ऐसा हथियार है कि एक बार जो है सो अलग अलग कई टारगेटों पर ही हमला कर सकता है। इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, मतलब चारों दिशा में एक ही साथ हमला कर सकता है। घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये ऐसा मिसाइल है। समझ में आई बातें कि नहीं आई? ये है हमारे DRDO की टेक्नोलॉजी। समझ में आई बातें कि नहीं आई? बात आई DRDO की। अगर पूछा जाएगा साहब DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है तो क्या बोलेंगे? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जाएगा कि DRDO की स्थापना कब हुआ तो क्या बोलेंगे? 1958 में। पूछा जाएगा DRDO के अभी अध्यक्ष कौन है तो क्या बोलेंगे? वी समीर कामत। कौन है अध्यक्ष? पूछल जाएगा वी समीर कामत। याद रखिएगा समीर कामत, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए यह जो मिसाइल अभी बना है दिव्य शास्त्र, यह 5000 किलोमीटर तक मार करने में क्या है? सक्षम है। 1-2 किलोमीटर नहीं, 5000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यहां से चाहेंगे तो आधा को यूरोप हम लोग समेट सकते हैं। आधा यूरोप समटा जाएगा। चीन की, हाँ तो चीन की बात छोड़ दीजिए, रूस समटा जाएगा यहां से, लेकिन समटना नहीं है, दोस्त है अपना, है कि नहीं। मतलब बोले कि इतना इसका रेंज है। एक तो चारों तरफ हमला करेगा, ऊपर से रेंज कितना है इसका? 5000।
चलिए साहब, तो आप क्या समझते हैं? हरियाणा में जननायक जनता दल, हरियाणा में जननायक जनता दल यानी ये दुष्यंत चौटाला की पार्टी है। ये दुष्यंत चौटाला की पार्टी है। ये पार्टी जो है ना बीजेपी से अलग होकर, समझिएगा, हरियाणा में जननायक जनता दल से अलग होकर बीजेपी अकेले सरकार बनाई है, अकेले सरकार बनाई है। इस सरकार में बीजेपी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया है। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर समझ रहे थे, अब वो हट गए हैं। अब जो मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी। पहले हरियाणा में गठबंधन की सरकार चल रही थी, बीजेपी प्लस जनता दल का, ये जननायक जनता दल का चल रहा था, दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी। अब बीजेपी उससे हट गई है और अकेले सरकार बनाई है। ऐसे दोनों का जब गठबंधन था, फिर भी बीजेपी का मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर, लेकिन जब अलग हुआ तो मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया और एक नए मुख्यमंत्री बनाया गया, नायब सिंह सैनी को बनाया गया। ठीक है, ये बीजेपी का एक रणनीति है, राजनीतिक रणनीति, कि अगर लगातार कोई मुख्यमंत्री रहता है तो उसके खिलाफ जनता होती है, इसीलिए करके सीधा क्या कर, नया मुख्यमंत्री ला देंगे तो लोगों को कह सकते हैं कि नया है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? चलिए अगला, अगर राज्यपाल पूछा जाएगा वहां पर क्या बोलेंगे? बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा सीट की संख्या अगर हरियाणा में पूछा जाएगा तो बोलेंगे 90 गो, और बीजेपी इसमें कितना जीत करके आई है? 41 गो जीत करके आई है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? चलिए अगला है, विवादित आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, याद रखिएगा साहब, विवादित आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करोड़ों रुपया के कथित घोटालों में ईडी गिरफ्तार करके जेल में डाल नहीं दिया है। इन्हें समझिए, दाल खाने वाला डाल दिया है जेल में। ठीक है, क्या कर दिया है? जेल में इसको डाल दिया है। केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री हो गए हैं जो सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। इससे पूर्व आप पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अब समझिएगा, अभी तक क्या होता था, जिस मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता था उस मुख्यमंत्री को पहले इस्तीफा देना पड़ता था। केजरीवाल बोला कि इस्तीफा नहीं देंगे, जेल में जाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। समझ में आई बात है कि नहीं आई? देखिए, देश में संवैधानिक संस्था का सही बात है कि बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। अब देखिए, शराब घोटाला में आबकारी नीति जो है ना, ये शराब घोटाला की नीति है। ठीक है ना, शराब घोटाला में इससे पहले संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था और वो बेचारा लगभग 8-9 महीना जेल में रहा। सीबीआई से जब भी मांगता था ना कि आप प्रूफ दीजिए, सीबीआई हमेशा क्या करता था? डेट लेता था, 2 महीना का, 3 महीना का, और बेचारा वो जेल में रहा करता था। और लास्ट में सीबीआई कहता कि अभी नहीं है हमारा पास प्रूफ। सीबीआई गिरफ्तार करवाया, कहता हमारा पास नहीं है प्रूफ। सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक है, जहिया प्रूफ आएगा तहिया गिरफ्तार करना, अभी छोड़ो इसको। संजय सिंह को छोड़ा गया। मनीष सिसोदिया अभी तक गिरफ्तार है, लगभग साल भर से ऊपर हो गया है। दिल्ली का वो उप मुख्यमंत्री रहा, शिक्षा मंत्रालय इसके पास रहा। आप दिल्ली में जाकर के देखिएगा, दिल्ली का स्कूल जो है ना, यहाँ के सेंट पॉल और डीएवी स्कूल से ज़्यादा बेहतर है। वहाँ के बच्चा अंग्रेजी में बोलता है, इतना टैलेंटेड वहाँ का स्कूल है। वहाँ पर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में नहीं होता, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के सरकारी स्कूल में होता है। वहाँ के लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा करके सरकारी स्कूल में जा रहा है। लैब की व्यवस्था है, टीचर को विदेश में ट्रेंड किया जाता है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? उस पर शराब घोटाला का आरोप लगा करके जेल में डाला गया, जबकि अभी तक प्रूव्ड नहीं हुआ। तो अरविंद केजरीवाल को भी इसी शराब घोटाले में डाल दिया गया। अब सबसे बड़ी बात क्या है पता आपको? नरेंद्र मोदी से अभी पूछल गया था कि बताइए, केजरीवाल को आप गिरफ्तार किए हैं और केजरीवाल बोला है कि मेरे घर से एक भी सिक्का नहीं मिला उनको और कोई प्रूव्ड भी नहीं है मेरे खिलाफ। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? 1 रुपया तो सही में सीबीआई को नहीं मिला है।
सही में उसका कोई प्रूफ अभी तक आप सीबीआई नहीं दे पाया है। तब साहब बोलते देखिए केजरीवाल एक अनुभवी चोर है। केजरीवाल क्या है? एक अनुभवी चोर है। ये पहले अधिकारी हुआ करते थे। सही बात है कि अरविंद केजरीवाल वाईएएस था, इनकम टैक्स ऑफिसर में था वो। तो बोला वो अधिकारी हुआ करते थे, तो अधिकारी को पता है कि चोरी करके कैसे पैसा छुपाया जाए, इसीलिए उनको पहले से तजुर्बा है चोरी करने का। समझ में आई बात है कि नहीं है? तो वो इस तरह से चोरी किए हैं, इतना अनुभवी है कि ऐसे चोरी किए कि सीबीआई को प्रूफ ही नहीं मिल पा रहा है। जब सरकार खुद बोलती है कि सीबीआई को प्रूफ नहीं मिल पा रहा, तो कैसे दोषी हो गया साहब? बताइए, ये कोई लॉजिक हुआ कि वो अधिकारी था, उसको पद पर रहते हुए पता चल गया कि कैसे चोरी करना है कि हम फंसे नहीं। अधिकारी था इसलिए उसको पता है, इसलिए अभी तक नहीं फंसा। जब नहीं फंसा है, जब नहीं प्रूफ है, तो गिरफ्तार कैसे? लेकिन जो मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया, वो विपक्षी को इस प्रकार दिखाता है हल्ला करके, फालतुओं में गिरफ्तार कर लेता है और ऐसे दिखाता है, लगता है कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा चोर ही है, अंगुली माल डाकू बना देता है उसको। सही बात है कि नहीं है? जबकि प्रूफ नहीं मिलता है। प्रूफ मिलता तो संजय सिंह बाहर कैसे हो गया? पहले तब हल्ला कर रहे थे चोर है, कैसे बाहर हो गया? और इसी के तहत आप देखिए फिर एक और मुख्यमंत्री है भ्रष्टाचार के मामले में, हेमंत सोरेन को, आपको पता है जमीन के हेरा फेरी के मामले में इसके भी क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। और केसीआर की क्या कहते हैं पुत्री कविता को भी गिरफ्तार किया गया। मतलब विपक्ष में जितना भी है सब एकदम भ्रष्टाचारी है। ऐसे प्रूफ नहीं है ना सीबीआई के पास ना ईडी के पास, प्रूफ रहबे नहीं करता है। खाली अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर हो इतना करवा देता है कि देश के हर लोग को लग जाए कि चोरी किया, भ्रष्टाचार किया है, और उसी के आधार पर हम क्या कर ले, वोट ले लें। यही करंट अफेयर है साहब। अब देखिए कितने लोगों को जेल दिया गया। लेकिन आप देखिए एक्चुअली है क्या, इसमें गलती बीजेपी सरकार की नहीं है, इसमें गलती हेमंत सोरेन का है, गलती अरविंद केजरीवाल का है। पूरा भारत का हर जनता जान रहा है कि बीजेपी के पास अडानी नामक एगो वॉशिंग मशीन है। वैसा मशीन बना है कि उसमें जाने के बाद सब लोग क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। इधर से भ्रष्टाचारी को घुसाओ, और अडानी जो वॉशिंग मशीन इतना मचोड़ता है ओकरा, ओने से एकदम फ्रेश देशभक्त निकलता है। इधर से डालो भ्रष्टाचारी, उधर से निकलेगा देशभक्त। जैसे कि अजित पवार, सिंचाई घोटाला, जो गोदी मीडिया उस पर बोला करता था कि 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया, उसके खिलाफ प्रूफ भी मिला अजित पवार के खिलाफ। अजित पवार बहुत होशियार था, वो सीधा बीजेपी में चला गया, उसको वॉशिंग मशीन में डाला, उधर से निकाला, उधर से एकदम फ्रेश होकर के देशभक्त उप मुख्यमंत्री निकला। महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री कौन? अजित पवार। 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, प्रूफ भी मिला, लेकिन बीजेपी में गया, भ्रष्टाचार खत्म, उसको वॉशिंग मशीन में डाला जाता है। ऐसे तो बुझ भी नहीं करते हैं आप। हेमंत बिस्वा असम का मुख्यमंत्री जो बना, पता है आपको, 9,000 करोड़ का घोटाला है, उस पर प्रूफ मिला, साबित हुआ चिटफंड में। जो ही साबित हुआ लगा कि जेल जाएंगे, बीजेपी में चला गया। बीजेपी उसको मशीन में डाला, पूरा एकदम मचोड़ को, जैसे केताड़ियर को मतते हैं, देखते हैं गन्ना को कैसे निकाला, एकदम डाल के उनने से एकदम फ्रेश सीएम निकाला, उधर से सीएम निकल गया। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो इस तरह से केजरीवाल का अधिकारी अगर बुझने आ रहा है, सीधा चल जाता बीजेपी में, फ्रेश देशभक्त निकलता उन्हें से, है कि नहीं? ये चीज है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। और आपको लगता होगा कि पॉलिटिकल बातें, पॉलिटिकल बातें नहीं है, करंट अफेयर है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? और करंट अफेयर में कई बार पूछा गया था, जिस समय ये घोटाला हुआ था ना, सवाल पूछल गया था चिटफंड घोटाला वाला। समझ रहे हैं? तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 14 दिसंबर 2023 को
सोमालियाई समुद्री लुटेरा। देखिए सोमालिया में जो है ना, वहां पर सरकार का नियंत्रण वहां के लुटेरों पर नहीं है। वो क्या करता है, सोमालिया के पास से जितना भी व्यापारिक जहाज आता है ना, उस सब को लूट लेता है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो सोमालिया के जो लुटेरा था, एमवी रुइन नामक वाणिज्यिक पोत को अपहरण कर 17 चालक दल को बंधक बना लिया था तथा इस माल्टा ध्वज वाले जहाज को छुड़ाने के लिए भारतीय नौसेना ऑपरेशन संकल्प के तहत आईएनएस कोलकाता एवं C-17 विमान के जरिए समुद्री डाकू को पकड़कर मुंबई पुलिस उस पर अब कार्रवाई कर रही है। उसको पकड़ करके कहाँ लाया गया? मुंबई लाया गया। समझिएगा मामला क्या था। सोमालिया का एक डाकू का समूह था। उसका काम क्या है, समुद्र से कोई भी जहाज आएगा माल से भरा हुआ तो उसका काम होता है लूटना। एक्चुअली क्या था कि ये रुइन जहाज जा रहा था, ठीक है, और इस पर झंडा जो लगा हुआ था वो माल्टा देश का लगा हुआ था। एक्चुअली हम लोग से वो भाड़े पर लिया था, ठीक है। और जब किसी देश को हम देते हैं ना, तो उसकी जहाज की सुरक्षा करना हमारा काम है। तो वो क्या कर लिया, सोमालिया का लुटेरा उस जहाज को लूट लिया और उसमें 17 गो चालक दल था, उस सब को किडनैप कर लिया। समझ में आई बात है? बंधक बना लिया। तब जाकर के भारत क्या किया, उस डाकू पर एक ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन संकल्प। क्या नाम था? ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। और इसके तहत आईएनएस कोलकाता और C-17 विमान को भेजा गया। अब 17 जो बंधक बना हुआ था उसको तो छुड़ा ही लिया गया, और जो समुद्री लुटेरा था, डाकू था, उस सब को पकड़ करके ले आया, मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। मुंबई पुलिस अब उस पर कार्रवाई कर रही है। समझ में आई बात है कि नहीं है? तो याद रखना है, कौन सा देश का लुटेरा था? सोमालिया का। जहाज कहाँ जा रहा था? माल्टा। जहाज का नाम क्या था? एमवी रुइन। और किस ऑपरेशन के तहत छुड़ा गया? ऑपरेशन संकल्प के तहत। याद रखिएगा साहब। तो हम लोग कई ऑपरेशन करते रहते हैं हमेशा, समय समय पर, है कि नहीं? ऑपरेशन गंगा क्यों चला था? ऑपरेशन गंगा क्यों चला था बताइए? हाँ, कहाँ चला था? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर करने के लिए ऑपरेशन गंगा। तालिबान सरकार जब पलटी थी तालिबान सरकार जब आई थी अफगानिस्तान में, तो कौन सा ऑपरेशन चलाए थे? ऑपरेशन देवी। कौन सा चलाए थे? ऑपरेशन देवी। इजराइल और फिलिस्तीन का लड़ाई जब हो रहा था तब कौन सा चलाए थे? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। तो टाइम टाइम पर हम लोग ऑपरेशन करते रहते हैं। और अभी जो ऑपरेशन चला था ऑपरेशन संकल्प, ठीक है, जहाज को छुड़ाने के लिए। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 14 मार्च 2024 को 18,626 पृष्ठों का रिपोर्ट सौंपा, जिसमें प्रमुख बिंदु निम्न है। अब समझिएगा इसका मामला क्या है। इसका मामला क्या है समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, आपको पहले बताए थे, पहले क्या बताए थे कि पानी का बोतल वहाँ है, पानी का बोतल। अच्छा, ये पानी का मेरा बोतल उधर कैसे चला जाता है? पानी खत्म हो गया है? मेरा बोतल होगा शायद वहाँ पे रखा है, उसमें नहीं है। हाँ, ला दीजिए तो एगो बोतल, जाइए। तो ये दुकान खुला है बोतल वाला, लीजिए। चलिए, क्या बोले?
क्या हुआ? आ हाँ देखिए, अभी एक देश एक चुनाव, यही होगा आपके नोट्स में, है ना? अभी इंग्लिश में एक ही बात हुआ, बकलोलपुर कहीं का। हाँ हाँ, एक देश एक चुनाव, इसी को बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। ये मामला क्या है समझिएगा। अभी ये मामला बहुत तेजी में चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का। अभी बीजेपी की सरकार बन गई, फिर भी देखिएगा बहुत सारे न्यूज चैनल में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। अब क्या है ये मामला समझिएगा कि आपको पता है कि हमेशा भारत में अलग अलग राज्यों में हमेशा अलग अलग चुनाव चलते रहती है, हमेशा अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव। 5 साल के लिए सरकार को तो हम चुनते हैं, लेकिन 5 साल सरकार का ध्यान इस देश के विकास में नहीं होता है। ध्यान इस बात क्या होता है कि 2024 में ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में चुनाव होना है। सारे नेता केंद्र का, राज्य का, पूरे देश का उठ करके चला जाता है वहां कैंपेन करने के लिए। देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस मंत्रालय का मंत्री है उस मंत्रालय में क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसको मतलब नहीं है, पहुंच गया। 2025 में चुनाव कहां होगा? बिहार में होगा, बिहार में होगा। अब सारा नेता 25 में कहां पहुंचेगा? बिहार पहुंचेगा। 2026 में चुनाव होगा, 2027 में यूपी में चुनाव होगा। मतलब जिस सरकार को हम 5 वर्ष काम करने के लिए चुनते हैं, वो सरकार अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री से लेकर के हर मंत्री तक और हर विपक्षी दल कहां पहुंच जाता है। मतलब पूरा साल भर केवल वो चुनावी कैंपेन करता है। बताइए, उसको हम लोग देश के विकास करने के लिए चुने हैं कि चुनावी कैंपेन के लिए चुने हैं? और इसमें जनता का मुद्दा गौन हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि जनता का काम करना क्या है, क्योंकि उसको तो केवल और केवल चुनाव चाहिए। और हमारा मीडिया भी जब चुनाव का सीजन आता है ना, तो याद रखिएगा केवल चुनाव का न्यूज छोड़ करके प्रधानमंत्री कौन कप में चाय पिया, प्रधानमंत्री कहां उतरा, विपक्षी नेता कहां पहुंचा, यही दिखाने के चक्कर में रहता है। तो इसी लेकर के बहुत सुंदर एक योजना लाया गया है और बहुत बेहतर योजना है। अगर ये लागू हो जाए तो भारत का करोड़ों रुपया बच जाएगा और भारत का विकास बहुत ज्यादा होगा। इसलिए करके होगा क्योंकि 5 साल तक पूरे नेता जो होता है ना, वो चुनावी कैंपेन में रहता है और जनता भी क्या होती है उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। हमेशा ये चक्कर में रहती है किसकी सरकार बन रही है, किसकी आ रही है, वो अपनी जरूरत भी भूल जाती है। मतलब नेता भी भूल गया और जनता भी भूल गया। अगर एक देश एक चुनाव हो जाए तो भारत का खरबों अरबों रुपया बच जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, एक ही साल में जब चुनाव हो जाएगा तो बाकी के 4 साल 5 साल तक मंत्री क्या करेगा? वो तो बेरोजगार रहेगा। तो जनता को भी ध्यान रहेगा कि हमको सवाल करना है, और मंत्री भी क्या करेगा? बैठे रहेगा तो कभी ना कभी आएगा देखने के लिए जनता कौन है, नहीं तो सब दिन वो बिजी रहता चुनावी रैली में। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसीलिए करके इस योजना को लाने की बात कही गई है। अगर इस योजना का कोई विरोध करता है कोई भी सरकार, तो समझिए वो देश के साथ घातक कर रहा है, देश के साथ वो विरोध कर रहा है। एक देश एक चुनाव होने से होता क्या बताते हैं आपको। आज बिहार में लोकसभा चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री आए, विपक्षी दल का नेता आया, सारे नेता आया। तो एक बार हेलीकॉप्टर से आए, इतनी सेना लगा, इतनी पुलिस लगा, इतना सभा करने के लिए इतना खर्च हुआ। अब फिर 2025 में चुनाव होगा विधानसभा का, अब फिर प्रधानमंत्री आएंगे, सारे नेता आएगा। बताइए 2 बार खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? यहां की जनता 2 बार परेशान हुआ कि नहीं हुआ ना? अगर यही बिहार का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक ही बार हो जाता तो प्रधानमंत्री अगर आते यहाँ पर भाषण देने के लिए, विपक्षी नेता आता भाषण देने के लिए, तो क्या होता? एक ही बार में हो जाता। तो एक जो रैली होता, जहां 2 रैली होना था 2 बार, 24 में भी 25 में भी, अब रैली क्या होता? एक होता। तो बताइए एक बार का पैसा बचता कि नहीं बचता? बचता ना। तो इसीलिए करके ये जरूरी है। एक तो बिहार का एग्जाम्पल बताएं आपको, वहां बोतल होगा एगो, ये तो बिहार का एग्जाम्पल बताया आपको। ऐसे पूरे 2800 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चलता रहे तो आपको क्या लगता है देश का पैसा बर्बाद हो रहा कि नहीं हो रहा? तो इसी के उद्देश्य से लाया गया एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसके लिए क्या किया गया समझिएगा। इसके लिए एक कमिटी बनाई गई थी
पिछले साल 2023 में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, आपको पहले भी बताए हुए थे। और ये रामनाथ कोविंद कमेटी जो थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थी। एक देश एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें कौन कौन शामिल था? विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे, आपको पता है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे शामिल थे, रखिए ना, हरीश साल्वे शामिल थे। सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी शामिल थे। गुलाम नबी आजाद शामिल थे। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह और सुभाष कश्यप शामिल थे। तो एक देश एक चुनाव कितना सही है, कितना गलत है, और इसको लागू करने के लिए क्या क्या परेशानियां आएंगी और उस परेशानी से कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए ये 7 कमेटियां बनाई गई, 7 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में, जिसमें ये विपक्ष के साथ साथ वित्त आयोग के अध्यक्ष और भी लोग इसमें शामिल थे। एक अधिवक्ता भी शामिल है, आप देखिए, विपक्षी नेता भी शामिल थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रामनाथ कोविंद, अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद और सुभाष कश्यप, एनके सिंह, हरीश साल्वे और संजय कोठारी, ये सब लोग शामिल थे। और इसी शोध करने के लिए इन कमेटी का गठन किया गया। तो गठन किया गया 2023 में ही। जब इसका गठन किया गया, आप देखिए, इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 23 सितंबर 2023 को इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। और जब पहली बैठक हुई तो ये पूरे शोध करके, संशोधन करके, सारी समस्याओं को देख करके तब एक देश एक चुनाव कैसे लागू किया जाए, कि लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निकाय का चुनाव सारे एक साथ हो जाए, मुखिया सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक का चुनाव एक ही वर्ष हो जाए। बताइए, बहुत बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या लगता है आपको? बहुत बेहतर रहेगा ना? अरे तो सब दिन चुनाव एक भाषण देने में नेतवा सब रह जाता है, विकास का कोई बात नहीं होता है। अब समझिएगा साहब, जब ये आयोग गठित हुई, अभी हाल ही में क्या किया है, ये अपना रिपोर्ट सौंपा है। रिपोर्ट क्या सौंपा है? रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 14 मार्च 2024 को 18,626 पृष्ठों का रिपोर्ट सौंपा है। कितना पृष्ठ का? ये 18,626 पृष्ठ का ये अपना रिपोर्ट सौंपा है कि क्या क्या समस्या हो सकता है और इसका निराकरण क्या है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है और किस प्रकार से इसमें व्यवस्था किया जाए कि आगे भी जाकर के परेशानी नहीं हो। समझ में आई बात है कि नहीं है? तो ये रिपोर्ट, अपनी सारी चीजों का रिपोर्ट 18,626 पृष्ठों में इन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रामनाथ कोविंद ये हैं और ये जो है द्रौपदी मुर्मू है। तो आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अभी हाल ही में एक देश एक चुनाव के लिए किनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और 7 सदस्य का नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जो ये सुझाव दिए थे, इसके प्रमुख बिंदु क्या थे, क्या क्या बात बताए, ताकि इस चीज को ध्यान में रख करके ही आप 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू कर सकते हैं, ऐसे आप लागू नहीं कर सकते हैं। अब क्या सुझाव है देखिएगा, इससे संबंधित सुझाव क्या है? लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकायों का चुनाव, ठीक है, ये सभी क्या हो? एक साथ हो। ये सभी क्या हो? एक साथ हो। सारे चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब हुआ पंचायत का चुनाव, मुखिया सरपंच का और नगर निगम का चुनाव, मेयर वगैरह का, सब एक साथ हो। दूसरा पॉइंट क्या था? चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो।
प्रथम चरण में लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव हो तथा द्वितीय चरण में लोकसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय का चुनाव हो। देखिए, बोला कि एक ही बार दोनों सारे चुनाव को संपन्न मत करवाइए, एक ही साल में करवाना है। पहला फेज में क्या करना है, विधानसभा का चुनाव सारे राज्य में करवा लेना। पूरे भारत में जितना भी 28 को राज्य है और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर 28 2 30 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव करवाइए और लोकसभा चुनाव करवाइए। लोकसभा चुनाव, ठीक है, एक ही साल में, समझिएगा, एक ही साल में करवाइए। ठीक है, मान लीजिए कि ये जून 2024 में हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों विधानसभा चुनाव पूरे भारत में हर राज्य में और लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ करवा लीजिए, इनका सुझाव था। और इसके 100 दिन के भीतर, 100 दिन के भीतर यानी लगभग रखिए 3 महीना, तो जून में अगर हुआ ये चुनाव मान के चलते हैं तो 3 महीना जोड़ लीजिए, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, यानी अक्टूबर में जाकर के आप क्या करवा लीजिए, स्थानीय निकाय का चुनाव। मतलब आप पंचायत का चुनाव करवा लीजिए, नगर निगम का चुनाव करवा लीजिए, ये सारे चुनाव 100 दिन के भीतर आप स्थानीय चुनाव को करवा लीजिए। समझ में आई बातें कि नहीं आई? अब बताइए, जून से लेकर के अक्टूबर तक लगभग 6 महीना के अंदर में चुनाव संपन्न, कम से कम तो 4.5 साल तो बचेगा कि जनता का ध्यान केवल अपने प्रतिनिधि के प्रति हो सवाल पूछने पर, और नेता को तो ध्यान होगा कि कम से कम तो वो बैठे रहेगा तो कम से कम जनता की समस्या को भी सुन सकता है। दूसरी बात ये होगा कि अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होता है तो पैसा खर्च अधिक होता, पैसा तो बच जाएगा। समझ में आई बात है कि नहीं आई? चलिए, ये बातें इन्होंने कहा। उसके बाद क्या था अगला चीजें? अगला ये था कि त्रिसदन अविश्वास प्रस्ताव या किसी कारणवश नए सदन की गठन की आवश्यकता बीच में पड़े तो ऐसे स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल केवल शेष अवधि के लिए हो। समझ में आई बातें कि नहीं आई? जैसे कि मान लीजिए 2024 में लोकसभा का चुनाव हो गया, समझे ना, और अभी ओडिशा का हुआ। मान लेते हैं कि सब राज्य का एक के साथ होता है 2024 में, ठीक है, और किसी कारणवश मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बन गया ना, आज बनेगा, और इसमें आपको पता है कि बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं आई है। अगर नीतीश नायडू हट गया, नीतीश नायडू खत्म तो सरकार खत्म। मान लीजिए सारे राज्य का एक बार चुनाव होता और यहाँ गठबंधन की सरकार है, नीतीश नायडू मान लीजिए 24 में ये हुआ और नीतीश नायडू 27 में हट गया, 2027 में, बताइए सरकार गिर जाएगी लोकसभा का। राज्य वाला तो सब एक साथ है, लेकिन अब ये सरकार गिर जाएगी। अब 27 में अगर चुनाव होगा तो 24 से देखिए जो राज्य में हुआ होगा चुनाव 2024 में, वो 2029 में खत्म हो जाएगा ना। लेकिन केंद्र में 27 में अगर गिर गया, अब 2027 में अगर चुनाव होगा तो इसका कार्यकाल कब तक हो जाएगा बताइए? 32 तक। बताइए अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? एक साथ चुनाव हुआ, लोकसभा का भी, उड़ीसा में भी, तो उड़ीसा में खत्म होगा 2029 में, लेकिन 27 में लोकसभा में सरकार गिर जाने से अब इसका कार्यकाल कहां चला गया? 32 हुआ एक के साथ, लेकिन आगे चल के क्या हो गया? अलग हो गया। तो रामनाथ कोविंद कमेटी सुझाव दिया कि भैया आप तभी एक साथ सब दिन रख सकते हैं जब क्या हो कि अगर एक साथ चुनाव करवा लेंगे, किसी कारणवश चाहे राज्य में सरकार गिर जाए या केंद्र में सरकार गिर जाए, तो सरकार गिर जाने के बाद केवल जब नया चुनाव अगर होगा तो केवल और केवल जो शेष बचा समय होगा उसी के लिए हो। मतलब क्या, जैसे कि 29 में खत्म हो रहा है और यहाँ 27 में मान लीजिए सरकार गिर गई, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 27 में अगर सरकार गिर गई तो आप जो लोकसभा में यहाँ चुनाव होगा 27 में, ये केवल 2 बरस के लिए हो, तब ना 27 2 29 होगा तो इसका कार्यकाल पकड़ लेगा, अब फिर एक के बार फिर हो जाएगा। बताइए सही बात बोला कि गलत बात बोला? चाहे राज्य सरकार गिर जाए या केंद्र सरकार गिर जाए, जो 5 साल के लिए चुना गया हो और बीच में गिर जाए, तो अगर वो बीच में गिर जाएगा तो केवल उतने दिन के लिए रहेगा जितना शेष समय बचता है। समझ में आई बात है कि नहीं है? मान लीजिए कि 1 साल सरकार चली,
गिर गई। अब फिर से अगर चुनाव हुआ उस जगह पे तो केवल वो 4 साल के लिए होगा। समझ में आई बात है कि नहीं? यही दिया गया कि त्रिसदन होने पर या वो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिरने पर या किसी कारणवश नए सदन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब फिर से चुनाव की आवश्यकता पड़ती है, तो ये चुनाव जो होगा केवल और केवल शेष बचे समय के लिए ही। तभी तो सब फिर अगले बार एक साथ हो पाएगा 29 में, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ये बातें हमको लगता है ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना? चलिए साहब, उसके बाद चौथा सुझाव क्या दिया? अनुच्छेद 83 में वर्णित लोकसभा के कार्यकाल में संशोधन किया जाए। मतलब अनुच्छेद 83 में लिखल है संविधान में कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो सबसे पहले तो संविधान का संशोधन करना पड़ेगा कि अनुच्छेद 83 में लिखना पड़ेगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन किसी कारणवश अगर बीच में सरकार गिर जाती है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बाकी का जो कार्यकाल होगा वो शेष समय के लिए होगा। यह संशोधन करना न पड़ेगा। ऐसे सीधा लिखल हुआ कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन अब तो संशोधन करके लिखना पड़ेगा कि बीच में लोकसभा का कार्यकाल, बीच में सरकार गिर जाती है या विधानसभा की गिर जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा इस शब्द को। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? चलिए, अनुच्छेद 172 में विधानसभा के कार्यकाल में संशोधन। अनुच्छेद 172 में विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष लिखा गया है, 5 वर्ष लिखा गया है, तो इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तो होगा, लेकिन अगर बीच में किसी वर्ष सरकार गिर जाती है तो फिर से जो सरकार बीच के वर्षों में चुना होगा केवल शेष कार्यकाल के लिए होगा। ये बात लिखना पड़ेगा ना, तभी तो, नहीं तो पता चलेगा कानून कुछ और लागू है, संविधान में कुछ और लिखा हुआ है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये सारे प्रमुख सुझाव थे किसके? रामनाथ कोविंद कमेटी के सुझाव थे। ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस प्रकार से रामनाथ कोविंद कमेटी का सुझाव जो था ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक देश एक चुनाव क्या है।